डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक अहम होने के साथ साथ वसी भी है, इसलिए मैंने आपकी सहूलत के लिए वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले हिस्से में हम दिल्ली सल्तनत के इब्तिदाई हुक्मरानों के अरूज ज़वाल की कहानियों को देखेंगे, वो हुक्मरान जिन्होंने इस सल्तनत की बुनियाद रखी और इसको ताकतवर बनाया। दूसरे हिस्से में हम बाद के हुक्मरानों, उनके ज़वाल, बगावतों, जंगों और मुगलों के अरूज तक के सफर को बयान करेंगे। वीडियो के दोनों पार्ट्स एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कहानी की मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 सीई में दिल्ली सल्तनत का हुक्मरान बना। वो अपने वक्त का निहायत इंटेलिजेंट, तालीम याफ्ता, विनरी बादशाह समझा जाता था। अरबी, फारसी और फलसफे का माहिर होने के साथ साथ वो सल्तनत को एक सुपर पावर बनाना चाहता था, मगर उसके बड़े ख्वाब गलत एग्जीक्यूशन की वजह से बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुए। इसका सबसे मशहूर फैसला दिल्ली से कैपिटल को दौलताबाद मुंतकिल करना था ताकि नॉर्थ और साउथ दोनों पर कंट्रोल हासिल हो सके, मगर हजारों लोग जबरदस्ती माइग्रेट करने पर मजबूर हुए, रास्ते की सख्तियों में मर गए और आखिरकार ये फैसला बहुत गलत फैसला साबित हुआ। फिर इसने कॉपर कॉइंस बतौर करेंसी जारी किए, लेकिन जाली सिक्कों के फैलाव ने इकोनॉमी को तबाह कर रख दिया और इसे ये फैसला भी वापस लेना पड़ा। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट कर दी ताकि सल्तनत को वुसअत दी जाए, मगर जमीनी हकाइक और अवामी एतमाद के बगैर ज्यादातर मुहिम्मात फेलियर्स का शिकार हुई। सख्त टैक्सेस और गैर मकबूल पॉलिसियों की वजह से जगह जगह रिबेलियंस शुरू हो गई। वो मजहबी तौर पर तो टॉलरेंट था, लेकिन सियासी तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट समझा जाता था। इसी तरह 1351 में सिंध के शहर ठट्टा में बगावत को कुचलते हुए जंग के दौरान इसकी अपनी डेथ हो गई। हिस्ट्री में मोहम्मद बिन तुगलक को एक ऐसे हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है जिसके ख्वाब तो बड़े थे और सोच भी जदीद थी, लेकिन अमल दरामद कमजोर होने के बाइस वो एक ब्रिलियंट बट ट्रेजिक हुक्मरान बनकर रह गया। मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद दिल्ली सल्तनत का तख्त फिरोज शाह तुगलक ने संभाला। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा था जो 1351 सीई में दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। मोहम्मद बिन तुगलक के एक सख्त दौर के बाद फिरोज शाह को एक कमजोर और बिखरी हुई हुकूमत मिली, मगर वो एक बिल्डर, रिफॉर्मर और एडमिनिस्ट्रेटर हुक्मरान के तौर पर सामने उभर कर आया। वो अपने चाचा के बरक्स अवाम दोस्त, नरम मिजाज और मजहब से गहरा ताल्लुक रखने वाला बादशाह था। फिरोज शाह तुगलक ने फौजी फतोहात के बजाय डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन पर तवज्जो दी। इसने नहरी निजाम मजबूत किया और नई नहरें खुदवाई। इसके अलावा ज़रूरी पैदावार में इजाफा किया और टैक्सेशन के निजाम को नरम किया। इसके दौर में कई शानदार आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए, जिनमें फिरोज शाह कोटला, मसाजिद, सराय, एजुकेशन सेंटर और हेल्थ सेंटर शामिल थे। वो कदीम यादगारों और कुतुबों को भी महफूज करने का शौक रखता था और इसी ने बहुत ही मशहूर बादशाह अशोका के पिलर्स को दिल्ली लाने का काम भी मुकम्मल किया। फिरोज शाह मजहबी लिहाज से बहुत सख्त सुन्नी मुसलमान था। इसने इस्लामिक शरिया लॉ का निजाम नाफिज किया और ममनुआ सरगर्मियों पर पाबंदियां भी लगाई। ताहम इसकी ये सख्तियां सब पर इक्वल नहीं थी और रियाया के साथ नरम और उलमा के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आता था। फिरोज शाह के दौर में सल्तनत में अमन और अमान तो बहुत बेहतर हो गया था, लेकिन उसने फौजी मुहिम्मात से ग्रेज किया, जिसकी वजह से सेंटर के अंडर जो इलाके थे वो बड़े महदूद होने लगे। स्टेट्स में मकामी सरदार ज्यादा ताकतवर होने लगे। 1388 सीई में फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो गई। इसके बाद तुगलक खानदान में जानशीनी की जंगें और अंदरूनी कमजोरियां बढ़ गईं, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को तो बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया था और यही कमजोरियां आखिरकार 1398 में तैमूर के हमले की वजह बनी। तारीख में फिरोज शाह तुगलक को एक पब्लिक वेलफेयर रिफॉर्मर हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है। तैमूर के हमले के बाद जब दिल्ली सल्तनत का सेंटर बिल्कुल वीक हो चुका था, इसी दौरान खिजर खान ने इक्तदार को संभाला। ये पहले तुगलक दौर में एक गवर्नर था जो तैमूर का रिप्रेजेंटेटिव बन गया। 1414 सीई में दिल्ली पर कब्जा कर इसने सैयद डायनेस्टी की बुनियाद रखी। दिलचस्प बात यह है कि खिजर खान ने खुद को सुल्तान कहलाने के बजाय नाइबुल सल्तनत का, जिससे जाहिर होता है कि वो तैमूर के अंडर हुकूमत कर रहा था। इसका दौर ज्यादातर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने में ही गुजर गया। दिल्ली के बाहर ज्यादा इलाका इसके कंट्रोल में नहीं था और मुख्तलिफ राजपूत, अफगान और मकामी सरदार अपने अपने इलाकों पर हुकूमत कर रहे थे। खिजर खान के बाद इसका बेटा मुबारक शाह तख्त पर बैठा। वो एक एक्टिव और एम्बिशियस रूलर था। मुबारक शाह ने अपने दौर में सल्तनत को मजबूत करने के लिए बगावतों के खिलाफ मुहिम्मात चलाई, राजपूतों और अफगान सरदारों के खिलाफ कई मिलिट्री कैंपेन्स की। इसने दिल्ली में दरबारी निजाम को भी मजबूत किया और एडमिनिस्ट्रेशन में भी बेहतरी लाने की कोशिश की, लेकिन सैयद डायनेस्टी पहले ही कमजोर बुनियादों पर खड़ी थी, इसलिए इसके दौर में पॉलिटिकल कंट्रोल दिल्ली से बाहर ज्यादा नहीं बढ़ सका। 1434 सीई में मुबारक शाह को एक दरबारी साजिश के तहत कत्ल कर दिया गया, जिसके नतीजे में सल्तनत मजीद गैर मुस्तहकम हो गई। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह तख्त नशीन हुआ। यह दौर सैयद डायनेस्टी के डिक्लाइन का दौर समझा जाता है। मोहम्मद शाह एक कमजोर हुक्मरान था। इसके दौर में दिल्ली सल्तनत मजीद वीक हो गई। दिल्ली के बाहर के इलाके ज्यादातर राजपूत, अफगान
और मकामी सरदारों के जेरे कब्जा आ गए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट से दिल्ली तक ही महदूद होकर रह गई थी और इसकी हैसियत सिर्फ एक सिंबॉलिक पावर की बन गई थी। मोहम्मद शाह के बाद सैयद डायनेस्टी का आखिरी हुक्मरान अलाउद्दीन आलम शाह था, जिसने 1415 सीई में इक्तदार को बहलोल लोधी के हवाले कर दिया। इस तरह से सैयद डायनेस्टी का कमजोर और ट्रांजिशनल इरा खत्म हुआ और लोधी डायनेस्टी के जरिए एक नया दौर स्टार्ट हो गया। बहलोल लोधी एक ताकतवर अफगान सरदार था जिसने 1451 सीई में दिल्ली सल्तनत का तख्त संभाला और लोधी डायनेस्टी की बुनियाद रखी। वो एक प्रैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक रूलर था। बहलोल ने दिल्ली के गिर्द के इलाकों को दोबारा से यूनाइटेड करने की कोशिश की और राजपूतों, जागीरदारों और मुखालिफ अफगान सरदारों के साथ अलायंसेस बनाए। उसका दौर जंगों और पॉलिटिकल निगोशिएशन से भरा हुआ था। बहलोल ने जौनपुर पर कब्जा कर अपनी सल्तनत को मजबूत बनाया और दिल्ली सल्तनत में एक बार फिर स्टेबिलिटी लाने में अहम किरदार अदा किया। बहलोल के बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी तख्त पर बैठा। वो निहायत एफिशिएंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने वाला हुक्मरान था। सिकंदर ने दिल्ली को दोबारा एक ताकतवर सेंटर बनाने के लिए ज़राअत, तिजारत और इंतजामिया में बेहतरी लाई। उसने आगरा सिटी को आबाद किया जो कि बाद में मुगल सल्तनत का सेंटर बना। इसने मजहबी मामलात में काफी सख्ती की और हिंदुओं के मंदिरों को मस्मार करने और जिजिया टैक्स लेने की पॉलिसी अपनाई, जिसकी वजह से मकामी आबादी में टेंशन भी पैदा हुई। इसके बावजूद ये एक मजबूत हुक्मरान समझा जाता है और इसके दौर में दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेहकाम भी रहा। सिकंदर लोधी के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोधी बादशाह बना। इब्राहिम एक ब्रेव लेकिन एरोगेंट हुक्मरान था। उसने जागीरदारों और अमीरों के साथ सख्ती की, जिसकी वजह से उसके खिलाफ रेबेलियंस शुरू हो गईं। इसके दौर में लोधी डायनेस्टी की इंटरनल इख्तलाफात और मुश्किलात बढ़ती गईं। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और बाबर के दरमियान इत्तेहाद बन गया और यही इत्तेहाद इब्राहिम लोधी के जवाल का सबब भी बना। 1526 सीई में पानीपत के मैदान में बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई, जिसमें बाबर की फौज ने इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी और वो मैदानी जंग में मारा गया। इसके साथ ही लोधी डायनेस्टी का इख्तिताम हुआ। दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री सब कॉन्टिनेंट की सियासी और तहजीबी हिस्ट्री का एक शानदार मगर तूफानी बाब है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होने वाली ये सल्तनत 5 बड़े डायनेस्टीज ममलूक, खलजी, तुगलक, सैयद और लोधी पर मुश्तमिल थी। हर खानदान ने दिल्ली को ताकत का मरकज बनाने, सल्तनत को वुसअत देने और मकामी आबादी पर अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। इस दौर में राजपूतों, मकामी सरदारों, हिंदू हुक्मरानों और आम आवाम का भी शदीद रेजिस्टेंस सामने आया, जिसने दिल्ली सल्तनत को मुसलसल एक कश्मकश में रखा। सकाफती लिहाज से ये दौर बरसगीर के लिए बहुत अहम साबित हुआ। फारसी जबान का फरोग, इस्लामी तर्ज तामीर, सूफी तहरीकें और तिजारत में भी इजाफा हुआ, मगर अंदरूनी पावर स्ट्रगल्स, जागीरदारों की बगावतें और इंतजामी कमजोरियां सल्तनत के जवाल का सबब बनी। आखिरकार 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी और यूं दिल्ली सल्तनत का खात्मा और मुगल एम्पायर का स्टार्ट हुआ, जो कि नए और एक ताकतवर दौर की शुरुआत थी। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया के प्लेलिस्ट लाजमी देखिएगा, जहां हमने सब कॉन्टिनेंट की एक हिस्ट्री को बड़े ही बेहतरीन तरीके से पेश किया है। ये कहानियां सिर्फ हुक्मरानों की नहीं बल्कि इस धरती पर बसने वाले हर आम आदमी की है। अगर आप हिस्ट्री से मोहब्बत रखते हैं और हजारों साल की हमारी हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो इस सीरीज को मिस ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मजीद हिस्टोरिकल स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।